हाँ स्टूडेंट्स नमस्कार। इससे पहले हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट किया था दैट वाज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द रेस्पिरेशन, तो इसको आपने याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। सो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन में रहते हैं, हवा में रहते हैं, उनको इनफ अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का। सो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू कॉम्पेंसेट देयर एनर्जी। तो क्योंकि एरोबिक ऑक्सीजन है, उनको एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का भी चाहिए। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो आपको याद होगा कि स्टोमेटा हमने किया था लास्ट ईयर कि हमारा जो लीफ होता है, लीफ की सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है, सिमिलरली रात को उल्टा भी हो जाता है और ऐसा ही हमने किया था कि यहाँ से वाटर वेपर्स भी बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास स्टोमेटा के बारे में। तो प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मेक इट श्योर दैट ऑल सेल रिमेन इन कांटेक्ट विद एयर। तो एक चीज और भी मानी जाती है कि हमारे पास जो जितने भी स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के नीचे सेल्स होते हैं, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि हवा ऑक्सीजन जो भी यहाँ पर निकलती है वो उसके साथ एक्सचेंज प्रॉपरली हो। इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, वैसे प्लांट की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट होता है। डिफ्यूज इन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, डिफ्यूज आउट ऑक्सीजन बाहर जाती है। ठीक है, direction of diffusion, that is from the atmosphere to plant or from plant to atmosphere, depends upon the environmental condition and the need of the plant। तो जैसी प्लांट की नीड है और जो हमारे पास environmental conditions कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अभी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, because it is totally dependent on diffusion। At night when there is no photosynthesis occurring, लार्ज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब रात को कई बार ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, क्योंकि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है। लेकिन रात के समय में जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। दैट्स व्हाई आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको बोलते हैं कि भाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पुरानी मान्यताएं हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन था, बिकॉज एट नाइट लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। इंस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस को करने के बाद जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज वन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड। एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पहुंचते हैं एनिमल्स। तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब ह्यूमंस में अलग है, बाकी के रेस्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म में अलग है। ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो लंग्स हमारी बॉडी में, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ इन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हम टोटली उनके उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या करेंगे, या तो अपनी स्किन के थ्रू जो है दैट इज कुटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे, या फिर वो गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये हम देखेंगे कैसे। एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि आपने फिशेस देखी होगी एक्वेरियम में, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में आस पड़ोस में एक्वेरियम होगा। तो आप देखिए फिश को ना बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। पहले तो आपने, मुझे लगता है, कभी नहीं की होगी, लेकिन अब करिएगा।
फिश जो होती है दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द गिल स्लिट्स ऑन द ओपर्कुलम व्हिच कवर्स द गिल स्लिट बिहाइंड देयर आईज एंड आल्सो ओपन एंड क्लोज। तो इसमें मैं छोटा सा आपको एक डेमो छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास फिश है, ठीक है, तो फिश क्या करेगी, जो फिश होती है वो अपना मुंह जो है और यहाँ पर साइड पे उसके क्या हो जाते हैं, ये उसका ओपर्कुलम रहता है माउथ का, यहाँ से वो मुंह खोलेगी पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी अंदर से एंटर होता हुआ यहाँ पर साइड पे होते हैं गिल्स, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो ये बार बार मुंह खोल रही है, ठीक है। They open and close their mouth and the gill slits. The operculum which covers the gill slits behind the eyes also open and close. तो ये operculum होता है ना यहाँ पे, ये भी जैसे ये मुंह खुलेगा ये भी थोड़ा सा ओपन हुआ। अब are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slit coordinated? तो जैसे यहाँ से पानी आता है ये थोड़ा सा ओपन होता है, ये बंद होता है, ये भी बंद नहीं होता। तो ये इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है। Compared to the number of time you breathe, हम 20 से 25 बार सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में। We will observe that rate of breathing is very fast in fish. Fish बहुत तेजी से सांस ले रही है। ऐसा क्यों कर रही है? Because जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उसको उसने एब्जॉर्ब करना है। We know that very small amount of oxygen is dissolved in water, but in air it is fairly high. So the rate of breathing of aquatic organism living in water is much faster than the terrestrial organism. तो जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसके मुकाबले में फिश में बहुत फास्ट ब्रीदिंग होती है, क्योंकि उसको बहुत स्मॉल अमाउंट जो डिसॉल्व है ऑक्सीजन वाटर के अंदर उसको उसने एब्जॉर्ब करना है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, तो माउथ से जो वाटर लेंगी, ठीक है, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द गिल्स। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर भी कोई एब्जॉर्प्शन वाला कोई इफेक्ट होगा, कोई गैस एब्जॉर्ब होनी है, फूड एब्जॉर्ब होना है, वहां पर हमेशा क्या रहेगा कि वहां पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड विल बी अवेलेबल। तो गिल्स जो हैं, अब जैसे यहाँ से आएगा पानी, यहाँ से ओपर्कुलम से होता हुआ बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर गिल्स मौजूद हैं, गिल्स में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहती है, वहां पर जैसे पानी वहां से निकल पास होकर जाता है, वहां पर अपने आप क्या करता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वालिटीज ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होती है वहां पर रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गन जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, दिस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, आपने लास्ट से स्पाइरेकल्स भी पढ़ा होगा 7th 8th में, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है कॉकरोच और इंसेक्ट। All these organs have one thing common in oxygen absorbing organ, that is has a maximum surface area which is contact with the oxygen rich atmosphere and have rich supply of blood to absorb। तो पहली बात याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको, मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया कि जहां पर भी ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी, पहली बात वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। जितना सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहेगी, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा और मैक्सिमम सरफेस एरिया उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द सरफेस ऑफ ऑर्गन इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। हमारे लंग्स में भी ऐसा ही है, मैक्सिमम सरफेस एरिया है और साथ में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है, और साथ में याद रखिएगा कि जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है उसके लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है, तो सरफेस जो होता है ऑर्गन्स का वो बहुत फाइन और डेलिकेट होता है। गैस एक्सचेंजिंग ऑर्गन्स आर वेल प्रोटेक्टेड, तो गैस एक्सचेंजिंग ऑर्गन्स उसको वेल प्रोटेक्टेड, जैसे यहाँ पर हमारे लंग्स हैं मौजूद है नीचे, ठीक है, ये रिब कैविटी के अंदर, तो ऊपर क्या है, रिब्स मौजूद है। Beside there is a mechanism of moving the air in and out in the area where the oxygen is absorbed। तो अब मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, सांस बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म कह देते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी और जो
बेसिकली स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको देखिए ध्यान से। द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल्स, ये नोज है ना, नोस्ट्रिल्स, ये नेजल कैविटी आ गई, और इसके बाद ये आ गया हमारा फेरिंग्स, यहाँ पर माउथ कैविटी और नोज कैविटी मिल रही है। इसके नीचे आ गया लेरिंग्स, यहाँ पर हम बोलते हैं, आवाज़ निकलती है। ये नीचे चलेगी सांस की नाली, जिसको हम ट्रेकिया कह देते हैं, और उसके बाद ये आ गया हमारा ब्रोंक्यूल्स, राइट, ओके। इसके बाद ये जो हमारे पास है ना ट्रेकिया, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एंड राइट लंग्स हैं। इसके बाद लंग्स के अंदर जो है बिल्कुल जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, आप सोचो बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे अंगूर हैं, अभी जब जैसे प्रोड्यूस होते हैं ना, वैसे गुच्छों जैसे हमारे लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एल्वेओलाई। बट दैट आपने ये नहीं बोला कि अंगूर होते हैं, दैट इज मैंने उसको कंपैरिजन किया कि अंगूर जैसे छोटे छोटे गुच्छे होते हैं इसके अंदर, इसको हम एल्वेओलाई कहते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये वाल्व एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है। तो असल में जो हमारा फ्लो चार्ट है, कैसे एयर मूव करती है हमारी बॉडी के अंदर, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, हम नोज के रास्ते सांस लेते हैं, वहाँ पर नोज के अंदर बाल मौजूद हैं, ठीक है, और म्यूकस मौजूद है, वहाँ पर हमारे नोज में जो एयर है उसकी कंडीशनिंग हुई। अगर ठंडी है तो उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, अगर गर्म है तो उसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे नोज के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फेरिंग्स में, फेरिंग्स मैंने बता दिया। फेरिंग्स के बाद एयर जाती है लेरिंग्स में, जो हमारा साउंड बॉक्स है। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में चलेगी, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से आ जाता है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई जो है लंग्स के अंदर मौजूद है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर छोड़ दी जाती है, और हम जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें काफ़ी सारा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। तो ये अभी हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या रहता है ये मैं आपको कल करवाऊंगा, तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेल अदर्स टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल इजी साइंस बाय Pooja and Rajiv Mahajan sir. Have a nice day. Thank you.